नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी किसानों के आंदोलन को 1 साल होने पर बॉर्डर पर जुटे किसानों की, महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति की, जानेंगे त्रिपुरा निकाय चुनावों का मामला फिर क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ईडी और सीबीआई प्रमुख के कार्यकाल मामले में क्यों फंस सकता है पेच। बात करेंगे संविधान दिवस पर पीएम के विपक्ष पर तंज की, नए मोर्चे की तैयारी में जुटी ममता बनर्जी की, और बुलेटिन के आखिर में बात 5 लाख करोड़ के नुकसान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने शुरू की यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारी। दिल्ली में बुलाई गई समीक्षा बैठक। जल्द ही चुनावी राज्यों के लिए निर्देश जारी कर सकता है चुनाव आयोग। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में मचाई हलचल। बोले, महाराष्ट्र में मार्च तक होगा तख्ता पलट, गिरेगी उद्धव सरकार। दिल्ली पहुंचे एनसीपी चीफ शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे दिल्ली। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का बड़ा फैसला, इंटरनेशनल फ्लाइट 15 दिसंबर से फिर से होंगी शुरू, लेकिन ज्यादा कोरोना संक्रमण वाले देशों के लिए अभी रहेगा प्रतिबंध। कानपुर टेस्ट में बैकफुट पर टीम इंडिया, यंग लैथम ने की शानदार बल्लेबाजी। भारत के 345 रनों के जवाब में न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बिना किसी नुकसान के बना लिए 129 रन। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। किसानों के आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो चुका है। किसानों की एक मांग कृषि कानूनों की वापसी को लेकर तो मोदी सरकार तैयार हो गई है। पीएम मोदी खुद नए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन किसान अपने आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। तो क्यों 1 साल बाद भी आंदोलन जारी रखने को मजबूर दिख रहे हैं किसान? देखिए ये रिपोर्ट। आज किसान आंदोलन को पूरा 1 साल हो चुका है। इस 1 साल के दौरान किसानों ने कई तरह की मुश्किलों का सामना किया। लगभग 700 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। आंधी, बारिश, धूप, ठंड सभी कुछ किसानों ने बर्दाश्त किया, लेकिन अपनी आस नहीं छोड़ी। किसान डटे रहे और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे। और अब उसी किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के 1 साल पूरा होने के मौके पर देश भर में अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। एसकेएम के आधिकारिक बयान के मुताबिक हजारों किसान आज दिल्ली के आसपास विरोध स्थल पर पहुंचेंगे। एसकेएम ने कहा कि कर्नाटक में किसानों ने सड़कों पर आने का फैसला लिया है। इसके अलावा रांची और कोलकाता में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। एसकेएम ने कहा, कर्नाटक के सभी जिलों में लगभग 25 जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना है। 2 विरोध स्थानों में बेंगलोर के लोग भी चिकबल्लापुर जिले के श्रीरंगपटना और चडालपुरा में वाहनों में रैलियों में शामिल होंगे। तमिलनाडु में एसकेएम ने ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त रूप से सभी जिला मुख्यालयों में रैलियों की योजना बनाई है। चेन्नई में भी विरोध प्रदर्शन और बैठकें होंगी। रायपुर और रांची जैसे कई राज्यों में राजधानियों में ट्रैक्टर रैलियों की योजना बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 26 नवंबर को विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना में फार्म यूनियन और ट्रेड यूनियन कलेक्ट्रेट तक एक संयुक्त मार्च करेंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे। इस बीच हजारों किसान ट्रैक्टर और राशन और अन्य आपूर्ति के साथ दिल्ली के आसपास मोर्चा स्थलों पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा कर दी है। इसके कुछ दिनों के बाद ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकता पूरी कर ली है। लेकिन इसके बावजूद किसानों का विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। किसान संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं। किसानों का कहना है कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी के लिए दबाव बनाने को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। ये मार्च 29 नवंबर को होगा, जिसमें 60 ट्रैक्टर राष्ट्रीय राजधानी में संसद पहुंचेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और 23 दिसंबर तक चलने की उम्मीद है। इसके अलावा जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा मिले और उन्हें मुआवजा दिया जाए, ये मांग भी है। साथ ही किसानों से सरकार बात भी करे। अब देखना होगा कि किसानों की बची हुई मांगे सरकार कब तक पूरी करती है और ये आंदोलन खत्म होता है या फिर ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा।
एमएसपी बिजली बिल भी किसानों की बड़ी समस्या है। एमएसपी को लेकर तो किसान सालों से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अब मोदी सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। 25 नवंबर को सोनिया गांधी के आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक में साफ कर दिया गया कि किसानों का मुद्दा हो या महंगाई का, कांग्रेस संसद में पूरी ताकत से इसे उठाएगी। महंगाई को लेकर तो अब कांग्रेस ने पूरे देश में आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही दिल्ली में बड़ी रैली की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। देश में बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है, लेकिन हमारी सरकार मस्त है। उसे जनता की परेशानियों से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन विपक्ष लगातार जनता की परेशानियों को समझते हुए महंगाई के मुद्दे को उठाता आया है और लगातार सरकार को घेर रहा है। यहां तक कि कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ एक अभियान भी चलाया, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। लेकिन विपक्ष भी रुकने वाला नहीं है। उसने अपनी आवाज और बुलंद करने का फैसला करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल अब कांग्रेस महंगाई और कुछ अन्य ज्वलंत मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने के मकसद से अगले महीने दिल्ली में बड़ी रैली करने की तैयारी में है और इसको लेकर कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों एवं प्रभारियों के साथ मंथन किया गया है। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है और कांग्रेस ने एक बड़ी रैली करने का ऐलान किया है, जिसके तहत कांग्रेस 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली दिल्ली में करने वाली है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सांसद तो महंगाई सहित अन्य मुद्दों पर भी अक्सर ही सरकार को घेरते नजर आते हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कोरोना काल में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख बतौर मुआवजा देने की मांग भी की थी। इसके अलावा कोरोना के सही आंकड़े बताने की मांग भी सरकार से की थी। हालांकि सरकार विपक्ष और जनता को पूरी तरह से नजरअंदाज करती नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। अब देखना होगा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रयास कितना सफल होता है। महंगाई का मुद्दा संसद में भी उठेगा और सड़क पर भी। इसकी तैयारी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कर ली है। वैसे पूरा विपक्ष इस मामले में एक साथ है। विपक्षी एकता त्रिपुरा की बीजेपी सरकार के खिलाफ भी मजबूत होती दिख रही है। त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनावों में हुई गड़बड़ियों की शिकायत को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। त्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव के दौरान बिगड़े माहौल को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। टीएमसी ने अदालत की निगरानी वाली समिति से जांच कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। टीएमसी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि त्रिपुरा निकाय चुनाव के दौरान तबाही मचाई गई, गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया गया, यहाँ तक कि उम्मीदवारों को भी वोट नहीं करने दिया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो गुरुवार को विस्तृत आदेश पारित करेंगे, जिसमें सुरक्षा मुहैया कराने समेत बाकी चीजों का जिक्र होगा। दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, मुझे पता है, लेकिन अभी तक वहां पर सीएपीएफ की 2 बटालियन को मुहैया नहीं कराया गया। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को कांस्टेबल भी मुहैया नहीं कराए गए। अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है, इसीलिए शीर्ष कोर्ट से अपील है कि इन आवेदनों को तुरंत लिस्ट करे। वहीं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, संविधान दिवस की वजह से न्यायाधीश आधिकारिक कार्यों में व्यस्त हैं। शनिवार को इस मामले पर सुनवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि 25 नवंबर को त्रिपुरा के 14 नगर निकायों के चुनाव के लिए 81% वोट डाले गए। सत्ताधारी बीजेपी ने अगरतला नगर निगम में 334 सीटों में से 112 सीटों पर पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। मतदान के दौरान विपक्षी दलों ने धांधली का आरोप लगाया। माकपा और तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को वोट नहीं डालने दिया। तृणमूल नेता सुबल भौमिक ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अगरतला में धरना प्रदर्शन किया और राज्य निर्वाचन आयोग पर बीजेपी का पक्ष लेने का आरोप लगाया। निष्पक्ष मतदान ही लोकतंत्र की ताकत होता है। ऐसे में अगर विपक्ष के आरोपों में सच्चाई है तो त्रिपुरा की स्थिति बेहद चिंताजनक मानी जा सकती है। चिंता संवैधानिक पदों को लेकर बदले जा रहे नियमों को लेकर भी है। ईडी, सीबीआई चीफ, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से नियमों को या तो बदला जा रहा है या फिर उन्हें ताक पर ही रख दिया जा रहा है, इसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजा है। 12 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति को क्लीन चिट दे दी थी।
हाईकोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार और आयुक्त राकेश अस्थाना दोनों को राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिकाओं पर नोटिस लिया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ सीपीआईएल की दायर 2 याचिकाओं पर विचार कर रही थी। एक रिट याचिका केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसमें अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था, और दूसरी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका है, जिसमें अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ चुनौती को खारिज किया गया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भारत संघ के लिए और सीनियर लॉयर मुकुल रोहतगी राकेश अस्थाना के लिए पेश हुए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 2 हफ्ते के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए और उसके बाद मामले को लिस्ट किया जाए। 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सर्विस से रिटायर होने के ठीक 4 दिन पहले 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय, जिसके अंडर दिल्ली पुलिस आती है, उसने राकेश अस्थाना को जनहित में सेवा के लिए 1 वर्ष का विस्तार दिया, जिसे कोर्ट के पिछले आदेशों के खिलाफ माना गया। इस आदेश में कहा गया था कि किसी भी अधिकारी को रिटायरमेंट के 6 महीने से पहले ही एक्सटेंशन मिल सकता है। हालांकि इस बीच सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने वाले आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। इन अध्यादेशों के तहत अब दोनों एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल 2 से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये याचिका अधिवक्ता ML शर्मा ने दाखिल की है। उन्होंने कहा कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल भी एक अध्यादेश के तहत शक्तियों का सहारा लेकर बढ़ा दिया गया है। पीठ ने कहा कि हम इसे सुनवाई के लिए लिस्ट करेंगे। याचिका में आरोप लगाया गया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अध्यादेश असंवैधानिक, मनमाने और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं। जनहित याचिका में इन दोनों ही अध्यादेशों को रद्द करने की मांग की गई। अब देखना होगा अगली सुनवाई में कोर्ट क्या कहती है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह सरकार मुश्किल में फंसती दिख रही है। किसानों का मामला हो या फिर महंगाई का या फिर संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों का, विपक्ष जहां संविधान के अधिकारों की बात कर रहा है तो प्रधानमंत्री विपक्ष को ही घेरने में जुटे हैं। आज संविधान दिवस भी था, तो क्या कहा पीएम मोदी ने, देखिए रिपोर्ट। अपनी कार्यशैली के अनुरूप मोदी सरकार फिर से उत्सव मनाने के लिए लालायित हो उठी है। संविधान दिवस के मौके पर देश भर में संविधान गौरव अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। साथ ही संसद के सेंट्रल हॉल में शुक्रवार को संविधान दिवस का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, लेकिन विपक्ष ने मोदी सरकार को उम्मीद से परे प्रतिक्रिया दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस को लेकर ट्वीट किया, लिखा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस है। ये दिन उन लोगों को याद करने के लिए है जिनके असाधारण प्रयासों की बदौलत हमारे संविधान का निर्माण हुआ। संसद के सेंट्रल हॉल में शुक्रवार को संविधान दिवस का कार्यक्रम होगा। इस पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने कार्यक्रम के बायकॉट करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी संविधान का पालन नहीं कर रही, इस कारण उन्होंने इस कार्यक्रम से दूर रहने का ही फैसला किया है। इस प्रोग्राम में हिस्सा न लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस से जुड़े कई लोगों ने कहा कि बीजेपी पूरे साल संविधान का अपमान करती है और एक दिन संविधान दिवस के रूप में उत्सव मनाती है। कांग्रेस संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। वहीं विपक्ष से जुड़ी तमाम पार्टियां भी इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगी। इसमें तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, DMK, CPI, CPIM शामिल है। आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी संविधान दिवस मनाने की नौटंकी कर रही है और आप इसका हिस्सा नहीं बनेगी। संजय सिंह ने ट्वीट में लिखा, बीजेपी एक तरफ तो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, किसानों, नौजवानों के अधिकारों को गैर संवैधानिक तरीके से कुचल रही है और संविधान दिवस मनाने की नौटंकी कर रही है। आम आदमी पार्टी इस नौटंकी का हिस्सा नहीं बनेगी। वहीं संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये विरोध आज नहीं हो रहा। उन्होंने पारिवारिक पार्टियां कहकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई दल अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं। पीएम ने कहा कि
भारत एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। योग्यता के आधार पर एक परिवार से एक से अधिक लोग जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती, लेकिन एक पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में है। तो संविधान का अपमान करने के आरोप का जवाब पीएम ने कांग्रेस पर निजी हमले कर दिया, परिवारवाद का मुद्दा उठाया। देखना होगा संविधान की अच्छाई गिनाने वाली मोदी सरकार भविष्य में इसका कितना पालन करती है। संविधान दिवस पर संविधान की बात कम, राजनीति की ज्यादा हुई। इस समय पूरे देश में ही राजनीतिक हलचल मची हुई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव करीब हैं। ऐसे में नए गठबंधनों की तलाश में भी पार्टियां जुटी हुई हैं। ऐसे में ममता बनर्जी अचानक मुंबई दौरे पर जाने वाली हैं। निशाने पर गोवा चुनाव है, तो मुंबई में कैसे गोवा को साधेंगी ममता, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विस्तार में जुटी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ममता अपनी पार्टी को भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश कर रही हैं। अपनी इस कोशिश के बीच टीएमसी की प्राथमिकता 2022 के गोवा इलेक्शन है, जिसमें बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार से मिलने के लिए मुंबई का दौरा करेंगी। यहां वे गोवा में गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रख सकती हैं। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने उनकी मुंबई यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी चेहरा है। ममता बनर्जी के गोवा, यूपी, मेघालय, त्रिपुरा और असम में तृणमूल कांग्रेस का विस्तार करने के बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान का दौरा करने की भी संभावना है। तृणमूल आगामी गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना चुकी है। पार्टी त्रिपुरा में चल रहे नगर निकाय चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा रही है। हाल ही में टीएमसी कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में लाने में सफल रही है, जिसमें गोवा के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री लुई जिन्हो फ्लेरियो भी शामिल हैं। टीएमसी ने मेघालय में 18 में से 12 कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में कर लिया। इससे टीएमसी राज्य विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल बन गई। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने के लिए ममता की कोशिशें जारी हैं। इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के बाद वे कई विपक्षी दलों से बातचीत कर रही हैं। अपनी 2 दिवसीय मुंबई यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री राज्य में निवेश के लिए कुछ व्यापारिक प्रमुखों से भी मिल सकती हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात शेयर बाजार में मचे हाहाकार की। भारत का शेयर बाजार पिछले कुछ दिनों से रोज नई ऊंचाइयां छू रहा था, लेकिन शेयर बाजार का ये गुब्बारा अब फूट गया है। एक ही दिन में निवेशकों के 5.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। तो क्यों अचानक गिरा शेयर बाजार, देखिए रिपोर्ट। शेयर मार्केट में शुक्रवार का दिन निवेशकों के लिए बुरे सपने की तरह रहा। एक ही दिन में निवेशकों को लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सेंसेक्स 1688 तो निफ्टी 510 अंक टूट गया। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि अफ्रीका में कोरोना महामारी का जो नया वेरिएंट मिला है, उसके चलते शेयर बाजार में ये गिरावट देखी गई है। कई देशों में अफ्रीका की यात्रा को लेकर प्रतिबंध तक लगा दिए गए हैं, लेकिन भारत के लिए अभी चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि नए वेरिएंट का कोई भी मामला अभी भारत में नहीं मिला है। वैसे सिर्फ कोरोना के नए वेरिएंट का ही असर शेयर बाजार पर नहीं दिखा। इसके अलावा कच्चे तेल में गिरावट, मेटल और फाइनेंशियल बेंचमार्क के टूटने को भी बाजार की गिरावट का कारण माना जा रहा है। एशियाई बाजार भी आज गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं। वैसे भारतीय शेयर बाजार में गिरावट अचानक नहीं हुई है। वैसे पिछले 1 महीने के पैटर्न को देखें तो भारत के शेयर बाजार में तो ये गिरावट लगातार चल रही थी। 19 अक्टूबर को बीएसई का सेंसेक्स 62,245 अंकों की नई ऊंचाइयों को छू रहा था और आज ये 57,107 अंक पर पहुंच गया है। यानी लगभग 37 दिनों के अंदर ही सेंसेक्स में 5,000 अंकों से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। 19 अक्टूबर को बाजार का मार्केट कैप 275 लाख करोड़ तक पहुंच गया था, जो आज बाजार बंद होने के समय घटकर 261 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया। यानी 14 लाख करोड़ का नुकसान निवेशकों को सिर्फ 37 दिनों में ही हो चुका है। आज एक सत्र में ही सेंसेक्स 1688 अंकों की गिरावट के साथ 57,107 अंकों पर बंद हुआ। ये पिछले 1.5 साल में एक दिन में सेंसेक्स में हुई सबसे बड़ी गिरावट भी है। निफ्टी का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। निफ्टी 510 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 17,026 पर बंद हुआ। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।